So hello friends, welcome back to the channel. This is the lecture number 2 of consolidation from the आखिरी कक्षा, and in this video we are going to discuss the adjustments in AOP. यानी कि AOP के अंदर जितनी भी एडजस्टमेंट थी उनके ऊपर थोड़ा बहुत डिस्कशन करने वाला हूँ और एक फ़्लो के साथ, और ज़्यादा डिटेल में ना जाके सारी चीज़ें कवर करूँगा ताकि आपके बेसिक जो डाउट है वो क्लियर हो जाए और ज़्यादा इसमें टाइम इन्वेस्टमेंट ना हो। मैंने ये डिसाइड करा कि इन चीज़ों पे भी वीडियो बना देनी चाहिए क्योंकि मेजर पार्ट तो यही है जहाँ गलतियाँ होती हैं। सो मैंने सारा लिख लिया है। AOP के अंदर जितनी भी एडजस्टमेंट होती है एक एक करके स्टार्ट करेंगे और तुम्हें बताना, तुम्हें क्लियर कराना चालू करेंगे। तो मैं स्टार्ट करूँगा सबसे पहले नॉर्मल एंड एबनॉर्मल लॉस से। अब नॉर्मल एंड एबनॉर्मल लॉस का मैं तुम्हें फंडा बताऊँ तो सिंपल है कि टाइम एडजस्टमेंट से पहले इन्हें डिडक्ट फ्रॉम RP रेवेन्यू प्रॉफिट बिफोर टाइम एडजस्टमेंट। ठीक है, अगर तुम्हें ये नोट्स चाहिए हो तो मेरे को कमेंट में बता देना, मैं टेलीग्राम पे इन्हें अपलोड कर दूंगा। सो सबसे पहला काम क्या होता है कि जितनी भी एबनॉर्मल आइटम है, ठीक है, एबनॉर्मल वाला करना था, नॉर्मल वाले का कोई रोल नहीं है। ठीक है, जितने भी एबनॉर्मल आइटम है, एबनॉर्मल गेन्स है, लॉस है, वो सारे हम डिडक्ट कर देंगे, हटा देंगे RP में से। डिडक्ट का मतलब ये नहीं होता कि माइनस ही करना है, उन्हें हटा देना है। अगर लॉस होगा तो प्लस कर देंगे, गेन होगा तो माइनस कर देंगे, उल्टा करना है, जस्ट रिवर्स करना है। टाइम एडजस्टमेंट से पहले हटा देंगे और उसके बाद हम चेक करेंगे डेट ऑफ एक्विजिशन क्या है। डेट ऑफ एक्विजिशन मान लो 1 अक्टूबर है, तो अगर वो इससे पहले से रिलेट करते होंगे तो वो प्री हो जाएंगे, और वो इसके बाद के होंगे तो वो पोस्ट हो जाएंगे। तो टाइम एडजस्टमेंट होने के बाद, यानी कि आफ्टर टाइम एडजस्टमेंट, हम उन्हें वापस से रीस्टेट करेंगे। रीस्टेट का मतलब जैसे वो पहले थे, यानी कि लॉस था तो माइनस, गेन था तो प्लस। बट ये चेक करेंगे क्या वो प्री का था या पोस्ट का था। अगर वो पोस्ट का होगा तो वो RP में से जाएगा, ये उल्टा की लिख रहा हूँ मैं, RP में से जाएगा। और अगर वो प्री का होगा तो वो CP में से जाएगा। अब जाएगा का मतलब प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। तो एबनॉर्मल नॉर्मल में यही था। इसके बाद हम आगे चलेंगे बोनस के ऊपर। अब देखो सिंपल सा है बोनस का फंडा। बोनस इज ऑलवेज प्री एक्विजिशन। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये लास्ट ईयर एंड पे जितने भी हमारे शेयर होल्डर्स होंगे, ठीक है, उन्हें दिया जाएगा। यानी कि ये कुछ फंडा होता है इसका कि लास्ट ईयर एंड पे जितने भी होते हैं वो डिसाइड पहले से करा होता है बोनस का। तो इस साल जो भी बोनस दिया जा रहा है तो वो हमेशा पिछले साल का होता है। तो इसका मतलब है ये हमेशा प्री एक्विजिशन होगा। अब इसमें 2 केसेस बनते हैं, 2 केसेस बनेंगे। या तो एंट्री हमने पास कर रखी है या एंट्री हमने पास नहीं कर रखी, एंट्री नॉट पास्ड। अब जो मेन दिक्कत है ना, जो मेन दिक्कत है वो है यहाँ पे कि एंट्री हमने पास कर रखी है। क्योंकि अगर एंट्री तुमने पास कर रखी होगी तो एंट्री पता क्या पास होती है इसकी, रिजर्व्स एंड सरप्लस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब ये एंट्री पास होगी क्योंकि बोनस की यही एंट्री होती है। अब ये जो रिजर्व्स एंड सरप्लस है ये करंट ईयर का अफेक्ट हो रहा है, जबकि ये रिलेट किससे करता है, प्रीवियस ईयर से। तो अगर तुम्हारी एंट्री पास हो जाती है तो इससे तुम्हारा करंट ईयर का RP जो होता है वो अफेक्ट कर जाता है। तो इसीलिए हमें क्या करना होता है, सिंपल सा मतलब है, जो बोनस है उसे प्री में रहना चाहिए। ठीक है, तो इन केस अगर उसकी एंट्री पास हो रखी है, ठीक है, मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ये आ गया तुम्हारा CP, ये आ गया तुम्हारा RP, ये आ गया बैलेंस शीट वाला। तो अगर तुम्हारा जो एंट्री पास है वो हो रखी है तो हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ का जो कुछ भी प्रॉफिट है तो सबसे पहले यहाँ से बोनस हटा देंगे हम। बोनस हटाएंगे का मतलब क्या है, हम उसे ऐड कर देंगे, समझे? क्योंकि बोनस दिया होगा तो यहाँ से माइनस हुआ होगा, तो बोनस को हम वापस से ऐड कर देंगे। इसके बाद जो भी आइटम वाइटम लगा के सारी टाइम एडजस्टमेंट होगी और फिर आके वो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि माइनस हो जाएगा बोनस। अब हम यहाँ से माइनस क्यों कर रहे हैं, व्हाट इज़ द मोटिव ऑफ डिडक्टिंग फ्रॉम CP। हम इसे कैपिटल प्रॉफिट से क्यों माइनस कर रहे हैं, क्योंकि ये प्री से रिलेट करता है। तो अगर हम यहाँ से हटा रहे हैं तो कहीं तो जाएगा ना, तो वो यहाँ पर जाता है। अब सेकंड केस क्या है कि एंट्री पास नहीं हुई है। तो देखो एंट्री पास होने से दिक्कत क्या थी कि हमारे RP में आ गया था वो। तो अगर एंट्री पास नहीं होती है तो ये वाली चीज़ हम नहीं करेंगे और डायरेक्टली हम ये कर देंगे। समझ में आया? इसे एक बार चार्ट बना के लिख देता हूँ मैं। तो यहाँ पे मैंने चार्ट बना दिया है।
इसमें क्या है कि अगर तुम्हारी एंट्री पास हो रखी है तो ऐड बैक करेंगे हम आरपी के अंदर और फिर डिडक्ट करेंगे सीपी के अंदर आफ्टर टाइम एडजस्टमेंट। एंट्री पास नहीं हुई है तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे, डिडक्ट कर देंगे सीपी में से आफ्टर टाइम एडजस्टमेंट। अब जो ये आफ्टर टाइम एडजस्टमेंट है ना, दोनों में ये वाला और ये वाला, इसका कोई मतलब नहीं है। हम बिफोर भी कर सकते हैं, आफ्टर भी कर सकते हैं, बट इसका लॉजिक मेरे हिसाब से तुम मत समझो अभी, वो थोड़ा डिटेल्ड है, मैथमेटिकल है। और तुम आगे करो मतलब ऊपर करो उसके बिफोर, मतलब टाइम एडजस्टमेंट के बिफोर करो आफ्टर करो, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर तुम्हारा आ जाएगा। आगे चलते हैं। अभी तक हमारा क्या क्या हो गया है, बोनस हो गया है, नॉर्मल वाला हो गया है, डिविडेंड देखते हैं। तो भाई डिविडेंड का एक बार मैं बता देता हूँ तुम्हें तसल्ली से। देखो अगर वो प्री है यानी कि डेट ऑफ एक्विजिशन से पहले का है तो वो कैपिटल प्रॉफिट में से हट जाएगा। अगर वो पोस्ट हमारे खरीदने के बाद है तो वो हमारा रेवेन्यू प्रॉफिट में आ जाएगा। अब डिविडेंड दो तरीके के होते हैं, ठीक है। एक होता है फाइनल डिविडेंड जो हमारा एजीएम में डिक्लेयर होता है, एक होता है इंटरिम डिविडेंड। आई होप तुम्हें ये चीज़ पता हो। अब जो फाइनल डिविडेंड होता है वो हमेशा प्रीवियस ईयर से रिलेट करता है, यानी कि अगर हम इस साल दे रहे हैं तो वो पिछले साल का देते हैं, जस्ट लाइक बोनस। और इंटरिम डिविडेंड इसी साल का होता है। तो आओ एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। मान लो हमारी डेट ऑफ एक्विजिशन है 1 सितंबर 2023, ठीक है, और हमारा डिविडेंड डिक्लेयर और पेड हो रहा है 15 सितंबर को। तो क्या ये पोस्ट होगा या प्री होगा, आओ ज़रा समझते हैं। तो हमने 23-24 का एक चार्ट बना लिया, ठीक है, 2023 और ये 1 अप्रैल है, ठीक है, मैं हमेशा भूल जाता हूँ, 31 मार्च 2024। अब हमने 9 को ख़रीदा यानी कि 1/9 यहाँ पर है, ये डेट ऑफ एक्विजिशन है। अब हमने यहाँ पर कहीं पे डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, तो क्या ये पोस्ट होगा, नहीं, ये 22-23 का होगा, क्योंकि ये पिछले ईयर से रिलेट करता है, एजीएम के अंदर है, जो कि इससे भी पिछले साल से है। तो अगर वो यहाँ का भी होगा ना तो भी प्री हो जाएगा, यहाँ का होगा तो भी प्री होगा। पोस्ट कब होगा, जब वो इसके बाद होगा। जैसे मान लो इसके बाद इंटरिम डिविडेंड निकाल दिया तो वो हमारा पोस्ट हो जाएगा। या फिर मान लो एक ऑप्शन ऐसा आता है कि इंटरिम डिविडेंड निकाला है, ये 1/9 है ना, तो सितंबर अक्टूबर नवंबर, तो 30 नवंबर को इंटरिम डिविडेंड निकाला पिछले 6 महीने का, ठीक है, पिछले 6 महीने का। तो यहाँ पर 3 महीने का अलोकेट हो जाएगा, 3 महीने का पिछला, तो 3 महीने का प्री, 3 महीने का पोस्ट। सिंपल है, डेट ऑफ एक्विजिशन से पहले का होगा तो प्री होगा, बाद में होगा तो पोस्ट होगा। अगर वो प्री होगा तो तुम्हारा कॉस्ट कैपिटल प्रॉफिट में से जाएगा, पोस्ट होगा तो रेवेन्यू प्रॉफिट में से जाएगा। ख़त्म, डिविडेंड हो गया। थोड़ा सा फास्ट लेके चलूँगा कि मान लो ऐसा होता है कि किसी फिक्स्ड एसेट्स का तुम्हारा रिवैल्यूएशन हो रहा है, तो इसको कैसे सॉल्व करा जाता है, इसको कैसे टैकल करेंगे हम, आओ ज़रा देखते हैं। देखो जो इसमें कॉन्सेप्ट है वो डीओए का है, ठीक है। डीओए पे हमारी किसी मान लो फर्नीचर की, ठीक है, क्या लिख रहा हूँ मैं, मान लो फर्नीचर की फेयर वैल्यू कैलकुलेट करी, ठीक है, और हमारे पास उस फर्नीचर की एक तो ओपनिंग वैल्यू पता होगी, एक क्लोजिंग वैल्यू पता होगी, ठीक है। डीओए मान लो 1 अक्टूबर को है, तो मान लो इसकी फेयर वैल्यू हमारी 1 लाख आ जाती है। तो अब हमें क्या करना है, हमारे पास ओपनिंग है, हमारे पास क्लोजिंग है, और हमारे पास डेप्रिसिएशन का परसेंटेज होगा कि 10% लग रहा है, 12% लग रहा है। अब हम ओपनिंग क्लोजिंग ये सब कर कुरा के हमें 1/10 को उसकी बुक वैल्यू लेके आनी है, ठीक है। वो तुम्हें मैथमेटिकली पता है, तुम्हें आता भी होगा सॉल्व करना, कॉन्सेप्ट समझो बस। हमारे पास फेयर वैल्यू है, हमें बुक वैल्यू लेके आनी है। अब इनका डिफरेंस जो होगा वो हम ट्रीट कर लेंगे एओपी के अंदर, और ये होगा हमारा टाइम एडजस्टमेंट के बाद, ये टाइम एडजस्टमेंट के आफ्टर होता है। तो इसके अंदर जो भी हमारा फेयर वैल्यू गेन आता है या लॉस आता है वो कैसे आएगा, जैसे मान लो फेयर वैल्यू ज़्यादा है बुक वैल्यू से तो हमारा गेन हो रहा है, फेयर वैल्यू कम है बुक वैल्यू से तो लॉस हो रहा है। तो वो सारा टाइम एडजस्टमेंट के बाद कैपिटल प्रॉफिट से ऐड या माइनस हो जाता है, ठीक है। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है एडिशनल डेप्रिसिएशन का, वो मैं एक बार तुम्हें अच्छे से बता देता हूँ। अब इसमें जो एडिशनल डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट है ना, वो कुछ ऐसा है कि जो हमारी बुक डेट ऑफ एक्विजिशन है, ठीक है, मान लो 1/10 है, यहाँ पर हमारी बुक वैल्यू आ गई, यहाँ पर हमारी फेयर वैल्यू आ गई, और इन दोनों का डिफरेंसेस निकाल के हमने फेयर वैल्यू गेन और लॉस निकाल लिया, और इसको हमने सीपी में कैपिटल प्रॉफिट में हमने इसे सही से ट्रीट कर लिया है।
बट अब हम देखेंगे कि बुक वैल्यू के हिसाब से बचे हुए पीरियड का यानी कि पोस्ट पीरियड का डेप्रिसिएशन कितना आ रहा है और फेयर वैल्यू के हिसाब से पोस्ट पीरियड का डेप्रिसिएशन कितना आ रहा है। ठीक है, तो अगर हमारी फेयर वैल्यू ज़्यादा है, मान लो हमारी फेयर वैल्यू है 2 लाख, ठीक है, बुक वैल्यू है 1.5 लाख और बचे हुए हैं 6 महीने, तो 10% के हिसाब से मान लो 10% डेप्रिसिएशन है तो 6 महीने का निकाल लेंगे। तो ऐसे करके ये आ जाएगा हमारा 20,000 का तो 10,000, ये आ जाएगा 7,500। तो 2,500 रुपये का डेप्रिसिएशन ज़्यादा है, यानी कि एडिशनल डेप्रिसिएशन लगना चाहिए। तो ये हमारा ट्रीट होगा रेवेन्यू, उल्टा लिख देता हूँ हमेशा, रेवेन्यू प्रॉफिट में से। तो ये एडिशनल डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट है। हमें क्या करना होता है, बुक वैल्यू और फेयर वैल्यू दोनों से पोस्ट पीरियड का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना होता है, जो आपने देख ही लिया। इसका एक फाइनल चार्ट बना देता हूँ। यहाँ पर क्या होता है कि हमारी फेयर वैल्यू बढ़ रही है तो कुछ एंट्री ऐसे होती है कि फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल प्रॉफिट, और यहाँ पर क्या होता है रेवेन्यू प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, इसके अंदर तुम्हें क्या करना होता है, सीपी के अंदर प्लस या माइनस करना होता है। यहाँ पे आरपी के अंदर ऑलवेज मतलब कि माइनस ही करेंगे, क्योंकि एक तरीके से एडिशनल डेप्रिसिएशन इज़ अ खर्चा, और ये सारा का सारा आफ्टर टाइम एडजस्टमेंट होता है। ये तुम्हारा फाइनल चार्ट बन गया। इसके बाद एक लास्ट चीज़ और रहती है, जिसके बाद हम वीडियो ख़त्म कर देंगे। रिवैल्यूएशन हो गया, अनरियलाइज करा। तो आओ भाई एक बार फटाफट से अनरियलाइज का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। अनरियलाइज का मतलब ये है, होल्डिंग और सब्सिडरी के अंदर तुम्हारी ट्रांजैक्शन चल रही है। मान लो होल्डिंग ने सामान बेच दिया सब्सिडरी को, तो होल्डिंग ऊपर होती है, सब्सिडरी नीचे होती है। तो होल्डिंग ने अगर सब्सिडरी को सामान बेच दिया तो डाउन जा रहा है, यानी कि ट्रांजैक्शन डाउन की तरफ है। सब्सिडरी अगर होल्डिंग को बेचती है तो ये अपस्ट्रीम हो गया। अब एक बार ध्यान से समझते हैं कि अगर अपस्ट्रीम है, अपस्ट्रीम मतलब सब्सिडरी से होल्डिंग को जा रहा है, तो स्टॉक कहाँ पर होगा, होल्डिंग के पास। स्टॉक कहाँ पर होगा, होल्डिंग के पास। और प्रॉफिट किसने बनाया होगा, सब्सिडरी ने। ठीक है, प्रॉफिट बनाया होगा सब्सिडरी ने। अब जो प्रॉफिट बनाया सब्सिडरी ने, सब्सिडरी का प्रॉफिट कहाँ आके दिखता है, एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट के आरपी के अंदर, डेट ऑफ एक्विजिशन के बाद वाला जो उस साल का होता है। ठीक है, ऐसे डाउन स्ट्रीम जब हो रहा होगा तो होल्डिंग ने सामान बेचा सब्सिडरी को, तो स्टॉक कहाँ आ गया, सब्सिडरी के पास। सब्सिडरी के पास क्या आ गया, स्टॉक। और होल्डिंग के पास क्या बचा, प्रॉफिट। और होल्डिंग का जो प्रॉफिट होता है वो कंसोलिडेटेड रिजर्व्स एंड सरप्लस में होता है। तो अपने को सिंपल क्या करना होता है कि इसका इफेक्ट करना है निल, यानी कि स्टॉक को कर देना कम। होल्डिंग का स्टॉक कैसे कम करा जाएगा, अपस्ट्रीम ट्रांजैक्शन है, होल्डिंग का जो स्टॉक कम करा जाएगा, आरपी यहाँ पर डेबिट हो जाएगा और टू इन्वेंट्री। समझ रहे हो, यहाँ पर हमने आरपी डेबिट क्यों करा, क्योंकि आरपी इफेक्ट कर रहा था यहाँ पे। और जब डाउनस्ट्रीम ट्रांजैक्शन होती है, डाउनस्ट्रीम ट्रांजैक्शन में क्या है, यहाँ पर भी स्टॉक कम होगा, बट अब इस टाइम पे जो प्रॉफिट है वो होल्डिंग बना रही थी, तो कंसोलिडेटेड रिजर्व्स एंड सरप्लस में से जाएगा। ठीक है, टू इन्वेंट्री। तो यहाँ पर हमने तुम्हारा सारी एडजस्टमेंट्स को कवर कर लिया है। होप सो तुम्हें एक एक करके सारी समझ आई होंगी। एंड हमारा कंसोलिडेशन मतलब मेजर पार्ट यहाँ पर कवर हो गया है। इसके बाद तो तुम प्रैक्टिस करोगे और COC और 2-3 चीज़ें और बनानी है। मेरे हिसाब से कंसोलिडेशन के ऊपर 2 से 3 वीडियोस हो रहेंगी, और साथ में हमारा कॉस्टिंग और टैक्स भी चल रहा है। अगर आपने टैक्स की वीडियोस ना देखी हो तो देवू ने प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के ऊपर वीडियो बना दी है, और भी वीडियो लेके आ रहा है। सो आई वुड सजेस्ट कि तुम वहाँ से वीडियोस भी देखो, मतलब चैनल पे इसी पे ही आ रही हैं, तुम वीडियोस देखो, तुम्हें बहुत अच्छी नॉलेज मिलने वाली है। वी आर डूइंग सो मच एफर्ट्स फॉर यू, ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट। हमें बस तुम्हारा टाइम चाहिए भाई, टाइम इज़ वेरी वैल्यूएबल। हमें बस वो चाहिए, 10-15 मिनट डेली दे दो, बस तुम्हारा पेपर बहुत बढ़िया जाएगा। एंड वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि हाँ भाई बढ़िया से बढ़िया तुम्हें कंटेंट प्रोवाइड करें। सो कैसी लगी तुम्हें वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना, लाइक कर देना इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर देना टू कंटिन्यू दिस सीरीज, और स्टे कनेक्टेड विद द चैनल। थैंक यू एंड पीस आउट।